बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 3 मई है, आलमी यौम सहाफ़त है और इस मौके के ऊपर हमारा आज का ये जो दिन है उन तमाम सहाफ़ियों के नाम जो कि पाकिस्तान भर में अपनी जानों को ख़तरे में डालकर पाकिस्तान के लोगों को बाखबर रखते हैं, उनके लिए इत्तलात तक रसाई को आसान बनाते हैं और उनके लिए अपनी जान से गुजर जाने से भी दरेग नहीं करते। पाकिस्तान के वो तमाम सहाफ़ी जो बलूचिस्तान में हैं, जो वजीरिस्तान में हैं, जो फाटा में हैं, जो पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन इलाकों के अंदर भी अपनी जगह पर कायम है और हक सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, उन सबको हमारा बहुत बहुत सलाम और उनके लिए बहुत बहुत बड़े हमारी तरफ से जिसे कहना चाहिए बेहतरीन अल्फाज जो कि कम पड़ गए हैं उनके वास्ते, उन सब के नाम। दूसरी तरफ पाकिस्तान 15 उन मुल्कों में 15 साल से अभी तक है, 10 टॉप कंट्रीज में जिनमें सहाफ़ियों के लिए अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए कोई सलामती नहीं है, उनका मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनको टाइम पर न तनख्वाह मिलती है, ना उनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और ये वो सारा मामला है जिसके बावजूद पाकिस्तान के सहाफ़ी जो कि मुख्तलिफ माफियाज के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ तरीके के जो प्रेशर्स हैं उनको बर्दाश्त करते हुए अपनी जंग लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। हम अपने हाथ में कलम रखते हैं और अपने हाथ में कलम हमेशा रखेंगे सच के लिए और हक के लिए। आगे बढ़ते, सहाफ़ियों की बात हो रही है तो अब कल मरियम साहिबा ने ट्वीट पे ट्वीट किए और ट्वीट पे ट्वीट जो किए उसमें उन्होंने पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के जो सहाफ़ी ICIJ में जिन्होंने पानामा पेपर्स को एक्सपोज किया उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात भी लगाए, इसको कचरा करार दिया, इसको बेबुनियाद करार दिया, इंटरनेशनल या बैन अल-अक़वामी साजिश करार दिया जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हैं और जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं वो भी शामिल है। इसके जवाब में गैर मुल्की सहाफ़ी जो हैं वो भी ट्वीट पे आए और उन्होंने बहुत सारे इल्जामात को ना सिर्फ बेबुनियाद कहा बल्कि ये कहा कि अगर ये सच नहीं है तो आप इसका दिफा कीजिए और सच जो आपका है वो आप सामने ला सकते हैं। ना ये ट्रैश है, ना ये कचरा है, ये बेबुनियाद नहीं है, ये सबूत के साथ है। ये जंग तब खत्म हुई जब मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने ट्वीट करने बंद किए। दूसरी तरफ से बहरहाल उसका जवाब उसी वक्त रुका जब उन्होंने ट्वीट करने बंद कर दिए। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तरह आप पूरी दुनिया के सहाफ़ियों को ट्रीट कर सकते हैं? क्या उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगा सकते हैं? और क्या ये रवैया दुरुस्त है पाकिस्तान जैसे समाज के लिए नहीं बल्कि जो एक बैन अल-अक़वामी समाज है उसके अंदर? इसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि क्या सच है, क्या गलत है। एक दो बड़े अहम मुकदमा तब सुप्रीम कोर्ट में है। एक मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी आया है और उस मुकदमे की समाअत हुई है जिसमें कि PTI की फंडिंग को चैलेंज किया गया और इसके साथ साथ खान साहब के कुछ असासे जो कि उन पर इल्जाम लगाया हनीफ अब्बासी साहब ने कि वो छुपाए गए 2014 के अंदर और जहांगीर तरीन साहब की जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनके हवाले से भी उनका ये मुकदमा चल रहा है जिसपे कि अदालत ने आज इजहार ब्राह्मी किया PMLN की लीडरशिप के ऊपर कि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अदालत लगाई और इसके ऊपर बात की। ये कहा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा। उसके बाद ये जवाब जो जवाब साद रफीक साहब की तरफ से आया, ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से, वो बहुत ही वाज़ेह था और उसमें उन्होंने कहा कि आपने ट्रायल के लिए अपना पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये जो सुप्रीम कोर्ट का है ये दे रखा था पनामा के लिए, तो हम इस मौके को भी नहीं गवाएंगे और हम इसका फायदा हम भी उठाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से मीडिया ट्रायल PMLN का हुआ है। सो इसका क्या मतलब निकलता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर JIT जिसको कि बनना था पनामा केस में, उसके दो अहम नुमाइंदों को जो कि रुकन हैं उनको मुस्तरद किया है SCP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज पाकिस्तान, कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के मुस्तरद कर दिया है कि हम कोई खेल नहीं खेलने देंगे। जरदारी साहब ने भी अहम स्टेटमेंट दिया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। क्या बुनती बुननी जा रही है इस पर भी जरूर बात करेंगे। बहुत से मौजूआत, लेकिन बात एक ही है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। हमारे साथ है जनाब नूर आलम खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं, जाना माना नाम है और फाटा से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पिशावर से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अगेन एक जाना माना चेहरा और सूबाई वजीर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुतहर्रिक कारकुन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। लास्ट बट नॉट लीस्ट
हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मियां महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली पंजाब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली के मजहर अब्बास साहब भी थोड़ी देर में हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। आप सब लोगों को बहुत खुश आमदीद। नूर आलम खान साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो कल ट्वीट का मुकाबला ट्वीट पे था और फिर सहाफ़ी ठहराया गया, उसमें आप समझते हैं कि ये एक बुखलाहट है पीएमएलएन की जानिब से, परेशानी है उनके कैंप्स में, या कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसमा शरीदा जी, आज तो यौम ऐसे दिन है जहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ हमें यकजहती दिखानी चाहिए और हम उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बदकिस्मती से एक चैनल को बंद करना, क्योंकि वो आज़ादी राय जर्नलिस्ट जो बैठते हैं वो आज़ादी राय, क्योंकि उनको राइट होता है वो बात करें, सच हुकूमत को क्रिटिसाइज करें। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमें 5 साल ग्रिल किया गया और सही ग्रिल किया गया, लेकिन हमने कभी भी किसी चैनल को बंद नहीं किया। बदकिस्मती से अभी तो ये ऐसे काम हुआ और जो ट्वीट्स हो रहे हैं, दिन का गलत सिलेक्शन किया गया, लेकिन इल्जामात बहुत संगीन थे उस चैनल पे। जी, ये तो उनकी देखिए मरियम बीबी का भी जो ट्वीट्स हैं कल, उसके लिहाज से भी मैं आपको बताऊं, बात यह है कि मैं तो उस फैसले के लिहाज से, अगर मेरी अपनी रिजर्वेशंस हैं जीआईटी पे भी, क्योंकि जीआईटी आप किसको बनाएंगे? बिल्कुल ये स्टेट बैंक है या जो दूसरे इदारे हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे होते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर प्राइम मिनिस्टर लगाता है, तो आप उसको कैसे मानते हैं? इसीलिए पीपल्स पार्टी ने पहले ही दिन उसको रिजेक्ट किया। दूसरी बात यह है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उसको आपने ऐसे निकाला, बाल को जैसे वो घी से निकालते हैं ना, ऐसे निकाल लिया, बिल्कुल उस पर कुछ भी दाग नहीं है, मतलब वो एक फरिश्ता है। तो ये बहुत अफसोस है। मेरे ख्याल में मेरी रिक्वेस्ट होगी जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से कि देखें आप, हमारी रिक्वेस्ट है एक एज अवामी नुमाइंदा, क्योंकि अवाम जब बात करती है, हम आपके जरिए ये बात उनको पहुंचाना चाहेंगे कि आप इस पे नजरसानी करें और इस फैसले पे भी नजरसानी करें, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता। तो और मरियम नवाज साहिबा जो है या उनके भाई या नवाज शरीफ साहब, ये जो है ये क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल, मैं महमूद रशीद साहब, मियां साहब, आप ही उस प्रोग्राम में थे जो कि सना बुच्चा साहिबा का था और उसमें आपने वो प्रॉपर्टीज भी एक्सपोज की थी जिसपे मरियम साहिबा ने खुद आके ये कहा था कि पाकिस्तान तो क्या, दुनिया भर में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इस चीज को इन्वेस्टिगेट अब किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 नाम रिजेक्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को खुद सुपरवाइज करेंगे। ये एक मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है पीटीआई के लिए भी और अपोजिशन पार्टीज के लिए भी कि कोर्ट ने बरमला ये कह दिया है कि हम इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ये एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में कोर्ट में हम केस कंटेस्ट करें। हमने कंटेस्ट किया, इसके लिए मेरा ख्याल है हमारी बहुत बड़ी एक जद्दोजहद है, जिसमें हम मैसेज में भी गए, एक प्रेशर बिल्डअप किया, वरना ये लोग तो हुकूमती जो वज़रा है वो भी समझते थे कि चंद हफ्तों की बात है, ये पनामा का इशू जो है ना वो डेड हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बड़ी हद तक ये जो पिछले 3-4 माह के अंदर ये एक्सपोज हुआ और मीडिया के ज़रिए से उनके ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद ने जिस जिस तरह से अपना मौक़िफ़ बयान किया, उसमें उनकी कंट्राडिक्शंस थी, उनके एतराफ़ात थे, तो जिसकी वजह से उनका जो है ना वो केस खुद उन्होंने अपना बिगाड़ा। अब मैं ये समझता हूँ कि अदालत इस पे अगर खुद उसको सुपरवाइज करे, मॉनिटर करे और सिर्फ जो अदारों की तरफ से लोग हैं उनके रहम करम पे नहीं होगा, और जो एक TORs या जो सवालात अदालत ने उठाए हैं उनके जवाबात ब्लैक एंड वाइट में होंगे। और मैं ये समझता हूं कि इनके पास जो असल बुनियाद है, एक तो ये है ना मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात तो होगी, लेकिन वो पैसे आए कहां से? कतरी शहजादे के खत के अलावा तो कोई दलील, कोई मनी ट्रेल वो वहां सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं कर सके। अब वो कैसे पेश करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अगर पहले कतरी शहजादे के खत को वो मुस्तरद किया हुआ है और उसको वो नहीं मानते, तो क्या चीज ये लेके आएंगे? मेरा ये ख्याल है कि कौम को इत्मीनान रखना चाहिए। हम भी मुसलसल इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, हम मैसेज के पास भी जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं।
अच्छा, और मगर मैं भी आपके पास उस पे भी आऊंगी जो खान साहब का केस आज लगाया, मैं उस पे आती हूँ, लेकिन ज़हीम कादरी साहब इसके ऊपर मैं आपका जरूर टेक लेना चाहती हूँ। जो मरियम साहिबा के ट्वीट हैं, अगर उनके खिलाफ JIT में कोई नाम नहीं आया या फैसले में कोई नाम नहीं आया, तो वो क्यों ट्विटर के ऊपर जो है वो इतनी हाइपर हो गई, या उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स देने शुरू किए कि इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए और ट्विटर के ऊपर जो है वो एक जंग शुरू हो गई। आपका नहीं ख्याल कि ये मामला अदालत तक रहना चाहिए, अदालत से बाहर ये सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, एक तो आज आलमी यौम सहाफ़त है और आपने दुरुस्त कहा कि जहाँ भी सहाफ़ी हैं वो अपनी कौम को, पूरी दुनिया को उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए इंस्ट्रूमेंटल हैं, और राइट ऑफ नो का जो पूरी दुनिया में आवाम को हासिल है उसको मेक श्योर करते हुए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जिन सहाफ़ियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उनकी मरहून मिन्नत है और उनको सलाम अकीदत पेश करती है। जहाँ तक पनामा लीक्स की बात है तो मरियम नवाज की ट्वीट बिल्कुल 100% दुरुस्त इस तरह साबित होती हैं, और वो तमाम सहाफ़ियों के लिए नहीं है, वो उन सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि पनामा में जो सहाफ़ी थे उन्होंने जब इसको लीक किया और एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैलाया तो बहुत से मुल्कों ने उसको मिसट्रस्ट करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उस पर रिएक्शन नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? कल ही माल्टा के अंदर कल वजीर आजम उसका जो है बीवी का नाम था, उसकी बुनियाद पे उसने री इलेक्शन की बात की है, दोबारा अवाम की अदालत में जाने की बात की है। पूरी दुनिया में तो रिएक्शन हुआ है, 150 इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसके ऊपर। सिर्फ दो ममालिक में ये बात हुई और उन लोगों ने भी बड़े एविडेंट सबूत और शवाहिद मौजूद थे उनके। अब यहाँ पर उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम मौजूद नहीं था और उसको एक सहाफती हवा बनाकर, देखिए ना, जो पाकिस्तान में सहाफ़ी कवर कर रहे हैं पनामा लीक्स को, उनको क्या पता है कि उसके अंदर जो डिटेल्स हैं जिसमें कई हजार लोगों का नाम है पाकिस्तान में, क्या उनके बारे में शवाहिद मौजूद है? तो द आंसर इज नो। नहीं ज़हीम कादिर साहब, ऐसा नहीं है। सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर कोई मतलब जाहिल लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पढ़ते हैं पूरी दुनिया से। उनके पास शवाहिद थे? नहीं। किन के पास शवाहिद नहीं थे? मैं जवाब, मेरा बात सुन लेंगी, समझ जाएगी। अर्ज ये है कि वो सहाफ़ी जो दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं, क्या उनको वो शवाहिद प्रोवाइड किए गए थे कि ये इल अर्न्ड और करप्शन का पैसा है? तो द आंसर इज नो। अच्छा ज़हीम कादिर साहब, एक सेकंड में इस सवाल का जवाब मज़हर अब्बास साहब से ले लेती हूँ। आपने कहा ना कि सहाफ़ियों को पता नहीं था। लीगल है। अच्छा, मैं जवाब दे, बात खत्म कर रहे थे, मैंने दो लोगों का जवाब देना ना। जी जवाब दे। और दूसरी अर्ज ये है, मैं शदीद एहतजाज करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां आज ये कहा गया कि इमरान खान का साहब के केस के बारे में हम इस पर आवाम से गुफ्तगू ना करें। बीबी, देखिए हमारे साथ जो कुछ हुआ 126 दिन हमने बार बार इस्तदा की है कि इनको मना करें, ये बात करते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है। अगर उसी तनाजुर में आज ये अहकामात हम तक जारी किए जा रहे हैं तो काश ये अहकामात नईमुल हक साहब और चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, ठीक है, इस पे मैं आती हूँ, इस पे भी आती हूँ, ये बिल्कुल यही साद रफीक साहब ने आज कहा है, यही साद रफीक साहब ने कहा है जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज, इस पे जरूर बात करते हैं। मज़हर साहब, ये जो मरियम साहिबा के ट्वीट्स वाली कहानी चल रही है और जंग चल रही है, आपके ख्याल में ये क्यों इसकी जरूरत पेश आई और क्यों मरियम साहिबा इतनी हाइपर हो गई इसके ऊपर कि उनको ट्वीट करने पड़े, हालांकि उनका नाम तो फैसले में नहीं आता, सरे दस्त नजर नहीं आता? देखिए आसमा, मुस्लिम लीग नून को एक चीज समझनी पड़ेगी और पिछले 1 साल से बदकिस्मती से वो चीज उन्होंने नहीं समझी, और वो ये कि जब भी कोई भी चाहे गलत ही एलिगेशंस हो, गलत ही मुकदमा हो, उसमें आप जितना कम बोलेंगे उतना आपको फायदा होता है। आप देखें कि इस पूरे केस में जहां जो है वो प्रॉब्लम में आई, प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम में आए, वहां उनकी तकारीर थी, जो उन्होंने 3 तकारीर एक पार्लियामेंट में की, फिर 2 अवाम से खिताब किया। अब मरियम नवाज जो हैं, उनका जो शुरू में नाम आया था, वो उनको बहुत अरसे से मैं ये जानता हूँ, और वो
इस हाइपर टेंशन वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर जब वो इस तरह के रिमार्क्स देती हैं, इस तरह के ट्वीट्स करती हैं, तो वो किसी को फायदा नहीं पहुंचा रही, वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा रही हैं, अपनी हुकूमत को नुकसान पहुंचा रही हैं और अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनली इस चीज को क्वेश्चन करने लगे और एक साल में तो आपने क्वेश्चन नहीं किया पनामा को, एक साल के अंदर तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते और पहली चीज ही उस पे क्वेश्चन करते, वो भी नहीं किया आपने। उस सारी चीजों को आज भी आप जो हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन है ऑफशोर कंपनीज, वो भी तो वहीं से निकली हैं। तो अगर वो भी वहीं से निकली है तो वो कैसे उस पे फिर कैसे आपने पिटीशन की? तो ये जो एक के बाद एक बयानात आ रहे हैं, एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं, ये हमेशा जो है हमने देखा है कि ये चीजें जब आप बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा उस पे बोलना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मतलब मैं बिल्कुल इस बात को ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात की है और जिस तरह से उस पर रिएक्शन आया PMLN का क्या मुराद लिया जाए, और क्या जो ज़ईम कादी साहब कह रहे हैं वो ठीक है कि पनामा के लिए 2 अदालतें लगी, एक अदालत के अंदर और एक अदालत के बाहर, और अब जब खान साहब का केस आया तो उनको रोका जा रहा है, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले मज़हर साहब भी बात कर रहे थे कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें PMLN को चुप रहना चाहिए। नूर आलम खान साहब, जब एक पार्टी पे पड़ती है और जाहिर है कि इतना बड़ा ये केस है और इसके ऊपर पूरी हुकूमत आपकी एट स्टेक है, तो वो क्यों नहीं बोलेंगे? और फिर तहकीकात तो अभी शुरू भी नहीं हुई, 60 दिन में पता नहीं हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैंने जब अदालत का पहले शुरू में वो किया था तो मैं उस वक्त भी आपको कह रहा हूँ कि बदकिस्मती से इस अदालत ने फैसला ऐसे सुनाया कि नवाज शरीफ को भी बचा दिया, वरना नवाज शरीफ साहब जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब एक बात की जाती है तो वो अगर उसमें आपकी थोड़ी सी भी तजाद हो तो वो 62-63 में वो सादिक और अमीन की जो बात होती है उसके लिहाज से आप नाअहल हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अदालत ने शायद वो स्टेटमेंट देखी नहीं, फिर उन्होंने, और मरियम नवाज साहिबा को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मरियम बीबी, अगर मियाँ साहब और आप लोग इन्वॉल्व नहीं थे तो मियाँ नवाज शरीफ को टेलीविजन पे आने की इतनी साफ और वो असेंबली के फ्लोर पे बात करने की जरूरत क्या थी? जहां तक वो है तो आप फ्री एंड फेयर छोड़ देते। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं, अदालतें आपके पीछे कुछ भी नहीं करेगी। अदालतें खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। उसके 109 में दफा 109 में वजीर आजम को फांसी चढ़ा दिया जाता है, दूसरे में हुकूमत खत्म किया जाता है, फिर 2 वजीर आजम उनके खत्म किए वो हटवा दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हैं और कहीं आपके लिए नहीं। अच्छा, है। लेकिन अब आपको जितनी रिलैक्सेशन नहीं, मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिहाज से, मरियम बीबी थोड़ा सा आप टेम्पर को कंट्रोल करें। मेरे ख्याल में आपके साथ जितनी रिलैक्सेशन इस सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ने दी है किसी के साथ भी नहीं दी होगी। आपको तो कुछ भी नहीं कहते। काश मेरे भी 8-9-10 साल के बेटे इतने बिजनेस कर सकते कि वो अरबों और खरबों के बना लेते और मैं जेल में होता और वो ऐसे काम कर लेते। तो ये हुआ है। अच्छा खान साहब, ये आपकी बात वैलिड है, लेकिन मियां साहब, आज जो ज़ईम कादी साहब ने कहा कि चूंकि प्रेस फ्रीडम डे की बात हो रही है तो कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा और काफी नाराज भी हुए कि खान साहब का जो केस है उसके ऊपर आप बाहर जाके बात ना करें। वो ये कहते हैं, और साद रफीक साहब का स्टेटमेंट आया कि 4 महीने जो है हमारी मीडिया ट्रायल भी होती रही और जो कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता रहा, तो हम इस मौके को नहीं जाने देंगे। केस यहां भी 62-63 का है, यहां पे भी 184-3 की बात हो रही है जो खान साहब के खिलाफ है। तो ये कोर्ट ने क्यों किया और पहले पाबंदी क्यों नहीं लगाई? देखिए, ये अगर करेंगे तो हम कब चुप रहेंगे? हम भी उसी तरह करेंगे जिस तरह ये करते रहे। अगर हमारे लोग मीडिया से बाहर आकर खिताब करते थे तो इनकी वज़रा की फौज जफर मौज, यानी पूरी हुकूमत जिसका कोई इखलाकी जवाब नहीं, ना कानूनी तौर पर वो पाबंद थी कि वो नवाज शरीफ की ज़ात के ऊपर एक चीज़ है और ये ऑफिशियल
अपने पोर्टफोलियोज के साथ आके यहाँ डिफेंड करते, ख्वाजा साद रफीक समेत कई वुज़रा, तो ये करते रहे, अब भी करें। हमने तो नहीं कोर्ट को कहा कि आप पाबंदी लगा दें, हम तो ये कहते हैं कि ये करेंगे, हम भी करेंगे, जो हमारी समझ में आएगा हम भी लोगों को फेस करेंगे, मीडिया के सामने भी बात करेंगे, ये भी कर लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह की बाइंडिंग दी है तो वो तो दोनों सर, के लेकिन लिए, जो केस है ना, केस पे बात कर लेते हैं। अब केस जो है वो पार्टी को फंडिंग के बारे में है, गैर मुल्की, और आज अकरम शेख साहब से पूछा गया कि आइन कहां मना करता है, तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 17 की बात की कि उसके तहत गैर मुल्की फंडिंग की मुमानियत है। आप नहीं समझते कि ये आपकी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस होने जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। अगर ये फॉरेन रेमिटेंसेस जो देते हैं पाकिस्तानी, तकरीबन 20 अरब डॉलर हर साल वो भेजते हैं, क्या ये मुस्लिम लीग नून जो है ये नहीं लेती बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनसे अपने पार्टी के लिए फंड? हमने कभी नहीं छुपाया। हम तो कहते हैं अगर पाकिस्तानी है जो जहां भी बैठा हुआ है, उसके पास ग्रीन पासपोर्ट है और वो यहाँ उसकी कोई दिलचस्पी, अब तो उसे वोट का हक देने की भी बात हो रही है कि जो पाकिस्तानी जहां भी है उसकी तमाम तर जो प्रॉपर्टीज, उनकी दिल की धड़कनें वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो जो कानूनी पहलू है उसका वो तो हमारे वकला देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पे इन्हें फ्रस्ट्रेट होने की बजाय जो अदालत जो भी अहकामात देती है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने रवैये पर जो है ना वो गौर करना चाहिए। दूसरी बात आप अभी कह रही थी कि नहीं, मुझे एक आधा मिनट दे दें। आप मरियम नवाज के बारे में आप कह रही थी कि उनका नाम नहीं है जी, पनामा में वो निकल गया। मैं ये कहता हूं कि उनकी जो मरियम नवाज जितना फ्रस्ट्रेट हो रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक पूरा पॉइंट मरियम नवाज साहिबा के ऊपर है। पॉइंट नंबर 7 जो है, क्वेश्चन 7वां सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि नीलसन और नेस्कॉन दो जो ऑफशोर कंपनियां हैं उसका हकीकी बेनिफिशियरी कौन है। ठीक है, तो जब ये बात आएगी पूरे केस के दौरान मरियम नवाज बार बार डिस्कस हुई, खुद उन्होंने आके कहा, उनका वकील पेश हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि वो नहीं निकला और ये वापस ये नाम आएगा। अच्छा ज़ैम कादी साहब, निकला, ठीक है, बिल्कुल नहीं निकला। ज़ैम कादी साहब, आप क्यों ये कह रहे हैं कि बाहर आके ये बात ना की जाए? जो केस पिछले केस में होता रहा, जरूरी तो नहीं है कि कोर्ट जो है वो अभी भी बर्दाश्त करेगी कि कोर्ट के बाहर एक और कोर्ट लगा दी जाए? क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर पाबंदी कोर्ट के अंदर, एक तो के बाहर? एक तो महमूद रशीद साहब हो या पीपल्स पार्टी हो, पता नहीं ये मरियम नवाज से इतने क्यों खाइफ हैं। अगर इनको ये ख्वाब और डर लग रहा है कि एक और लीडर जो है वो उसकी पैदाइश हो रही है और वो अवाम में मकबूल हो रहा है और लोग ट्वीट्स कर करके उससे बात कर रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं उसके साथ, और वो एक बहुत बड़ी लीडर बनने जा रही है इस मुल्क की, तो ये उसको रोक नहीं सकते। लीडर होता है लोगों के दिलों की धड़कन। झूठ बोलकर, बेईमानी और इल्जाम लगाकर तो आप ये नहीं कर सकते ना। बहरहाल ये कर ले कोशिश, उसमें बदनामी का बायस बन रही है चुकी लीडर। हेलो महमूद रशीद साहब से आप देखें, मैं आपकी बात में नहीं बोला, फिर आप बहुत रोते हैं बाद में जब मैं आपकी खिंचाई करता हूं, तो मत कीजिए, ये बात में मत बोलिए। देखिए मेरी खिंचाई आप क्या करेंगे, आजकल आपकी खिंचाई हो रही है, वाज़ेह तौर पे ये साबित हो गया कि मरियम नवाज उसकी फाइनेंशियल बेनिफिशियरी नहीं है। उनका रोल सिर्फ एक एडहॉक रोल था कि अगर कहीं डिस्प्यूट क्रिएट हो बिटवीन दी प्रीडिसेसर्स इन इंटरेस्ट ऑफ हुसैन नवाज शरीफ, ये कानूनी टर्म है, महमूद रशीद साहब को समझ नहीं आएगी, जो सुन रहे हैं उनको आ जाएगी, उनके डिस्प्यूट को हल करें। 2 बात आपने की इस केस की, इमरान खान साहब साबित हो चुका कि यहूदियों और हिंदुओं से पैसे लेते हैं। अभी कहाँ साबित हुआ? अभी तो ये कोर्ट में गया है मामला। बाबर बीबी सुन लेना, हाँ। जिस तरह ये साबित कर रहे हैं सब कुछ, मुझे भी करने दीजिए ना। अच्छा, ये केस अकबर बाबर का है, जो इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, जो ये कहता है कि ये बाहर से पैसे लेते हैं और खुद खा जाते हैं। इन्होंने शौकत खानम के लिए पैसे लिए, खुद खा गए, पार्टी फंड आता है, खुद खा जाते हैं। बता दें कि इमरान खान का जरिया मुआश क्या है। अगर हुसैन नवाज अपने बाप को पैसे भेज दे तो ये चीखें मारने लग जाते हैं। आज तक नहीं बता सके कि इमरान खान का जरिया मुआश क्या है, या वो जहांगीर तरीन से उधार लेते होंगे या अलीम खान से लेते होंगे, उनका तो कोई कारोबार नहीं। ये केस तो इलेक्शन कमीशन में गया था, जो स्पीकर साहब डालते हैं ना, करप्शन से इकट्ठे करते हैं, तो रोटी किधर से खाते हैं?
उनके तो कुत्तों की खुराक भाईजान आपके मेरे घर के खर्चे से ज्यादा है। आपने गिने हुए कुत्ते न तो बिल्कुल कहीं देखता हूं मैं रोज बैठ के। आपने इस मुल्क के अवाम का जो हशर किया है और अब खुदा की लाठी बेआवाज है, अब पकड़ में आ गया ना। भी कोई सवाल है तो कीजिए आप। नहीं आप तो जाहिल आदमी है, बीच में बोलते हैं। ये क्या बात हुई? देखिए ना, दलाल के साथ देना, ये इस तरह कैसे बात हो सकती है? नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकती ना। गुजरी आपके नहीं, आपको तो आप है ना, ये नेशनल टीवी है। आप शाह से बढ़कर शाह का वफादार मत बनो। आपसे बड़ा बेशर्म कौन है? प्लीज मैं ब्रेक ले लेती हूँ। देखिए, ये नेशनल टीवी है, इसके ऊपर आप दलील से जवाब देना, इल्जाम ना लगाए। बिल्कुल मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और 62-63 का मुकदमा खान साहब के खिलाफ है। JIT जो है वो पानामा के ऊपर बन रही है। पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा रही है, ये मैं थोड़ा सा आपको जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाना चाहती हूँ जो उन्होंने कहा है आज। जरा सुनिएगा कि जरदारी साहब सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या कह रहे हैं और किस बात का इशारा दे रहे हैं। जरा सुनिएगा। मियां साहब, अब तो जजों ने कह दिया है, अब जिसे कहते हैं कि अब आपको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाएं, 15 दिन बाद जाएं, 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र ना करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, इतना आप कंफर्टेबल ना हो। सेनेट कैसे खान साहब नहीं लेने देंगे और ये सारा मामला जो है वो मार्च से पहले कैसे समेटेंगे? देखिए, मैं उस लिहाज से कि इंशाल्लाह ये अगर सही हकाइक के साथ और जजेस ने सही फैसला किया, मैं फिर भी कह रहा हूँ जुडिशरी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया और बगैर किसी गुनाह के भी आप हमारे वज़रा आज़म को छुट्टी कर देते हैं, तो नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं, मरियम नवाज साहिबा इन्वॉल्व हैं, आप उनको ऐसे नहीं मगर सेनेट इलेक्शन में कैसे नहीं आने देंगे? सेनेट में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, आप देख लेंगे। खैबर पुख्तूनख्वा में आपने देखा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैदान में खेलने दिया जाए, मैदान में खेलना मीन्स अगर वहां पे उनको थ्रेट्स, उनके कैंडिडेट्स को थ्रेट्स ना हो, उनको अवाम ये ना किया जाए कि वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट ना किया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और दूसरा आरओज में, हाँ ये भी है कि जो आरओज का इलेक्शन होता है, जिस तरीके से 2013 का ठप्पे मारकर, यानी 3 दिन बाद आप इलेक्शन की या 2 दिन बाद आप अनाउंस करते हैं, ये बहुत ज्यादा। मगर अगर प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे तो इलेक्शन कैसे होगा? प्राइम मिनिस्टर भी जाएगी, असेंबली भी जाएगी, फिर सेनेट इलेक्शन कैसे होगा? सारी असेंबलियां जाएंगी तो फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब नई असेंबलियां बनेगी, जब होंगे, जल्दी होंगे, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब, ये जरदारी साहब की गुफ्तगू में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? वो कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन नहीं होने दूंगा, और ये जो सारी सूरत हाल है उसमें आप भी एग्री करेंगे कि वो कह रहे हैं कि अब आपको जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मियां साहब का जाना ठहर गया? देखिए आसमा, इसमें मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह से ये अब मोमेंटम बन रहा है और बन चुका है, पार्लियामान के अंदर तमाम काबिल जिक्र सियासी जमातें जिनकी पार्लियामानी कुव्वत है, वहां पर एक MQM बाहर थी, उसने भी कल डिमांड कर दिया इनका रेजिग्नेशन। तो अब अगर सब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें पीपल्स पार्टी है, PTI है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग कायद आजम है, MQM है, तमाम लोग इनका रिजाइन डिमांड कर रहे हैं, वकला रिजाइन डिमांड कर रहे हैं, सहाफी तंजीमें डिमांड कर रही हैं, हर तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि ये अगर मियां साहब जिस दिन ये फैसला आया था उसी दिन ये रिजाइन करते, कहते ये पड़ी है जी, मैं 2 महीने बिल्कुल फेस करूंगा और उसके बाद अगर मुझे कोर्ट क्लियर करेगी तो मैं आऊंगा, तो इनके कद में इजाफा होता। लेकिन अब अगर इन्होंने ये फैसला किया है कि ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, ये सारा कुछ, मुझे तो नजर आ रहा है कि ये आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ये सियासी शहीद होना चाहते हैं।
अदारों से टकराव की पॉलिसी इन्होंने बाकायदा सोच समझ कर इख्तियार कर ली है। वो डॉन लीक्स का मामला हो या अब अदालत उज़्मा के बारे में साद रफीक के रिमार्क्स हो, ये सब अचानक नहीं है, ये एक पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब है कि ज़हीम कादिर साहब, घर चले जाओ और सियासी शहीद बन के दोबारा इलेक्शन पे आ जाओ। एतजाज साहब भी ये कह रहे हैं कि आपने जितनी संजीदगी से मियां साहब ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, उतनी संजीदगी से इस्तीफा देने का सोच रहे हैं और मरियम साहिबा को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश होगी, उनको इलेक्ट करवाने की। तो क्या मियां साहब जाएंगे और फिर पूरी असेंबली जाएगी या फिर वो अपनी जगह पे मरियम साहिबा को लेके आएंगे? कैसे देखें कि पढ़े लिखे लोग जो है ना, जब वो बात करें तो उनको उसकी मोडालिटीज को जरूर सोच लेना चाहिए। इत्तेजाज हसन साहब माशाल्लाह वकील हैं, अगर वो ये सोच लेते हैं कि किसी के रिजाइन करने के बाद 60 दिन में या 90 दिन में किसी सीट पर इलेक्शन का होना और फिर वहां पर इलेक्ट होकर नया आदमी का असेंबली में आना इज अ प्रोसेस ऑफ अबाउट 4 मंथ्स। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे होते तो ये प्रोसेस शुरू हो गया होता, ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका कोई चांस नहीं है। 2, मैं बहुत मशहूर हूँ मियां महमूद रशीद साहब का, जिन्होंने हमें मजीद पॉपुलर होने के मशवरे दिए कि आप छोड़ दें, अब तो सारे लोग एक तरफ हो गए। तो अर्ज ये है कि आपकी वसातत से मुझसे तो नाराज हो जाते हैं मियां साहब कि इसका वाहिद हल ये है कि अगर इतना ही यकीन है कि तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कन्विंस्ड हैं तो वही बात है, आप आइए नेशनल असेंबली में खड़े होकर 1.5 वोट के ले लीजिए, काफ का भी सारे मिल जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जरदारी साहब करवा दें और मियां साहब को घर भेज दें। भाई कानूनी तो यही तरीका ना। बीबी यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खुद नहीं जाएंगे ना, मतलब मियां साहब खुद इस्तीफा नहीं देंगे। सुन ले कि इतना बड़ा केस उनके खिलाफ चल रहा है। अगर हमने जरदारी साहब के कहने पर, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी स्टेटमेंट पे कि मैं नहीं लेने दूंगा, यानी कि जरदारी साहब जैसा आदमी जो सारी जिंदगी जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार की बात करता रहा, हाँ। और लोग उसको पसंद भी करते रहे किसी हद तक, उनका अपना किरदार फबेहा वो एक तरफ है, लेकिन लोग उस बात को पसंद करते रहे। आज उन्होंने खालिसतन गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी गुफ्तगू फरमाई है, जिसकी जितनी भी मुझे किस लिहाज से मुझे बताएं, भाई आपके पास कौन सा ऐसा हल है? आपके पास ऐसा कौन सा निजाम मौजूद है कि आप पंजाब में हमें वोट नहीं लेने देंगे, या पंजाब की जो हमारी 11 सीटें आनी है वो रोक लेंगे? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा तो पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हाथ आएगा जैसे पहले, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप छोड़ देंगे तो होगा ना आपकी पंजाब की। और सुने आप ज़हीम कादरी साहब, एक याद रखिएगा, आपको वोट इसलिए नहीं मिलेगा, आपने जितने वादे किए बिजली का हो, आपने पाकिस्तान के फेडरेशन के भी खिलाफ है, बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको बताना, जलसा कीजिए ना। बेर में